हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम आज आपको पॉलिटिकल साइंस के नए चैप्टर सत्ता के समकालीन केंद्र के बारे में आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2 चैप्टर और ख़त्म कर चुके हैं। ये चौथा चैप्टर नहीं है। इसमें क्या है कि आपका एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है, उसको हटा दिया गया है जैक बोर्ड के द्वारा, इसलिए ये आपका तीसरा चैप्टर होगा, सत्ता के समकालीन केंद्र। इससे पहले हम 2 ध्रुवीयता का अंत पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या पढ़े थे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अब क्या है, अब एक ही सबसे शक्तिशाली देश बचा हुआ था, अमेरिका। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, ब्रिक्स राज्य, रूस, चीन, इजराइल, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर क्या है सत्ता के नए केंद्र, इसका क्या मतलब है। तो सर, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। कुछ देशों के संगठनों का उदय सत्ता के नए केंद्र के रूप में हुआ। ये संगठन अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे, क्योंकि ये संगठन राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो रहे हैं। हुआ क्या, सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद पूरे दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व फैल गया। अमेरिका का वर्चस्व इस प्रकार फैला कि लोग दिखने लगे, देशों को दिखने लगा कि अगर IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या फिर तो आपका यूनाइटेड नेशन हो, सब जगह पे अमेरिका का प्रभुत्व दिख रहा था, उसका असर दिख रहा था। जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा अमीर है तो उसका जो भी डिसीजन होता है कहीं ना कहीं गरीब लोग मानने लगते हैं, तो यहाँ भी वैसा ही होने लगा था। बड़ी बड़ी संस्थाओं में अमेरिका का प्रभुत्व इसलिए भी फैल रहा था क्योंकि ये देश बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। शक्तिशाली होने के कारण क्या था कि इसमें कंट्रीब्यूशन बाकी देशों की अपेक्षा संगठनों में अमेरिका का ज्यादा था। तो बाकी देश क्या किए हैं कि अपने क्षेत्रीय रूप में छोटे छोटे देश मिलके नए नए संगठन बनाना शुरू किए, ताकि क्या हो, आपसी दोस्ती रिश्ता बेहतर हो और अमेरिका के टक्कर में खड़े हो सके। यह है इसका मुख्य उद्देश्य। देखिए, USSR 1990 में यह था। 1991 के बाद 1991 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इस तरह 15 देशों में बट गया, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा रूस को मिला था। देख लीजिएगा, फोटो में आपका दिया हुआ है, जूम करके आप देख लीजिएगा, सबका नंबर लिखा हुआ है, नंबर के हिसाब से देशों का नाम लिखा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा रूस का था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि USSR का जो उत्तराधिकारी देश बना वो रूस बन के खड़ा हुआ। बाकी छोटे मोटे देश बहुत सारे बने। फिर है सत्ता के नए केंद्र का अर्थ। तो शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति में 2 ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के नए केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। हुआ क्या, जैसे USSR टूट गया तो 2 देश सबसे शक्तिशाली जो थे एक दूसरे से लड़ते रहते थे या एक दूसरे का प्रभुत्व को दबाने की कोशिश करते थे। ऐसे समय में बाकी देशों को ऑप्शन था कि आप या तो USSR का सपोर्ट करें या तो आप अमेरिका का सपोर्ट करें, लेकिन यहां पे हो गया उल्टा। अब क्या हो गया, जैसे ही USSR टूट गया उसके बाद पूरे दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश दिखा जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बचा हुआ था। USSR तो बहुत सारे टुकड़ों में बट गया, तो उसका क्या है, शक्ति भी बहुत सारे टुकड़ों में बट गया। फिर क्या है, क्षेत्रीय संगठन। पश्चिमी पड़ोसी देशों द्वारा भौगोलिक निकटता के आधार पर साझा आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षात्मक या सांस्कृतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया एक अंतर सरकारी निकाय है। यह समूह आपस में सहयोग, व्यापार, सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, जैसे आसियान, दक्षिण एशिया, यूरोपीय संघ। हुआ क्या, जितने पड़ोसी देश हैं, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर तो श्रीलंका, तो इसी प्रकार से बहुत जगह ऐसे ऐसे देश हैं जो एक दूसरे का पड़ोसी है। उन लोग के बीच में बहुत सारी चीजों का मनमुटाव है, संस्कृति का मतलब समझिए सांस्कृतिक कारण अंतर बहुत ज्यादा है। तो वो क्या हुआ कि उनके दिमाग में ऐसा आया कि ऐसा एक क्षेत्रीय संगठन बनाया जाए जिसमें अपने छोटे छोटे पड़ोसी देश जितने हैं सब मिलके उस संगठन का सदस्य बनेंगे और आपसी सहमति से सबके बीच में क्या होगा, जितने भी टेंशन है वो बैठ के बातचीत करके खत्म कर दिया जाए और व्यापार और अपना आर्थिक स्थिति को और बेहतर किया जा सके। इसी को देखते हुए बहुत सारे संगठन की स्थापना हुई, जिसमें आसियान है, दक्षिण है, यूरोपीय संघ है और भी बहुत सारे थे। कुछ कुछ अभी भी हैं और कुछ पूरे तरह से खत्म हो चुके हैं। देश कौन कौन से थे, तो बहुत सारे देश थे जो ऐसे ऐसे संगठन बनाए थे। क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य क्या है, तो क्षेत्रीय संगठन का सबसे बड़ा उद्देश्य था सदस्य देशों में एकता की भावना को मजबूत करना। जितने अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, जैसे कहावत पहले था कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं, क्योंकि पड़ोसी आपके बगल में बैठा हुआ है। उससे ज्यादा यही कर सकते हैं कि अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं।
ताकि क्या हो, दोनों के बीच में दोस्ती बना रहे। तो एक जरा सा, हाँ, तो क्या हो, ताकि दोनों क्या है, अपने विकास पे ध्यान दे सकें, ना कि लड़ाई झगड़े पे। जैसे अभी भी है भारत और पाकिस्तान में, दोनों क्या है, भारत चाहता है कि हम विकास पे ध्यान दें, लेकिन पाकिस्तान क्या है कि सीखना ही नहीं चाहता, वो बस इतना ही चाहता। उसके दुनिया में, मतलब पाकिस्तान का दुनिया का सब एक ही लक्ष्य है उसके पास, किसी तरह भारत को बर्बाद करना। तो इसके कारण क्या होता है ना, भारत पूरे तरह से अपने विकास पे ध्यान दे पाता है, और पाकिस्तान का छोड़ ही दीजिए, वो तो बर्बाद हो चुका है। दूसरा क्या है, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना, एक दूसरे के साथ रिश्ता बेहतर होगा तो सहयोग भी बढ़ेगा। सदस्यों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ाना, जितने भी देश हैं एक दूसरे के साथ क्या होगा, आपसी व्यापार बेहतर होगा, हमारा सामान आपके यहाँ बेचेंगे, आपका सामान हमारे यहाँ बेचिए, इससे क्या होगा, दोनों देशों को फायदा होगा। क्षेत्र में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देना, इसका मतलब क्या है, जैसे बाउंड्री का अगर कहीं डिस्प्यूट चल रहा है, दोनों में लड़ाई चल रहा है, तो आपसी सहमति से क्या हो, उसको खत्म किया जाए, एक तीसरा रास्ता खोज के, बीच का रास्ता खोज के दोनों के बीच में क्या हो, शांति कायम किया जा सके, ये इसका सबसे बड़ा मुद्दा था। और विवादों को आपसी बातचीत द्वारा निपटाना, चाहे कितना बड़ा डिस्प्यूट चल रहा हो, दोनों देश एक टेबल पे बैठेंगे, दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि क्या हो, सहमति से मामला में निपट जाता है। फिर क्या है, मार्शल योजना। क्या है मार्शल योजना, तो सर दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय संघ के जितने यूरोप के जितने भी देश थे, उन लोगों को क्या है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, अर्थव्यवस्था का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो उसमें क्या है, अमेरिका इन लोगों की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए कई प्रकार से उनकी सहायता करने की कोशिश की, इसी को मार्शल योजना नाम दिया गया, यहां भी वही दिया हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप को बहुत नुकसान पहुंचा, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनः गठन के लिए जबरदस्त मदद की, इसे ही क्या कहा गया, मार्शल योजना का नाम दिया गया। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू कर दी। हुआ क्या, 1948 में एक ऐसे संगठन की स्थापना की गई, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, जिसमें क्या है, जितने पश्चिमी देश थे वो क्या है, एक दूसरे के साथ आर्थिक मदद करना शुरू कर दिए, बाकियों जगह से आर्थिक मदद लेना शुरू कर दिए। बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, IMF था, वर्ल्ड बैंक था। तो आपका जब क्रेडिबिलिटी ही अच्छा नहीं होगा, आपका मार्केट में रिपुटेशन अच्छा नहीं होगा, तो आपको लोन भी क्यों देगा। आज भी चल रहा है, छोटा मोटा भी लोन लेने जाइए बैंक में, तो आपको क्या करेगा, मैंने साथ लात मार के भागा देगा। कारण आपको दिखाना होगा वहां पे कि आप उस लायक हैं कि नहीं। पता चला आपके खाने का रोजी नहीं है और वहां जाके 5 लाख का लोन मांग रहे हैं, तो नहीं ना मिलेगा। तो इसीलिए क्या हुआ, संगठन की स्थापना की गई, और यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसा मंच बन के तैयार हुआ जिसमें क्या है, जितने भी पश्चिमी देश हैं आपस में मिलके एक दूसरे के साथ क्या है, सहयोग करना शुरू किए। फिर उसके बाद आज हम पढ़ेंगे संगठन के बारे में। क्या है संगठन, तो सर पहला संगठन है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। क्या था, तो 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई, ये भी पहले ही बता चुके हैं। फिर है 1957 में 6 देश, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। 6 देश थे आपका, फ्रांस था, पश्चिमी जर्मनी में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि USSR के विघटन के पहले जर्मनी 2 भागों में बंट चुका था, एक था पूर्वी जर्मनी और दूसरा था पश्चिमी जर्मनी। तो यहाँ पे पश्चिमी जर्मनी जो थे और इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग, ये लोग क्या किया, रोम की संधि किया और उसके माध्यम से क्या किया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया, एक अलग छोटे छोटे समुदाय का गठन किया, ताकि क्या हर एक फील्ड में अपना हम विकास कर सकें। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के उद्देश्य, उन सभी विवादों को समाप्त करना जिन्होंने यूरोप को विभाजित करके रखा था, यह सबसे बड़ा मुद्दा था। कारण क्या था, यूरोप में एक देश नहीं थे, बहुत सारे देश थे, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ रीजन होगा, सब में मतभेद थे। घर में 4 भाई रहते हैं तो चारों में मतभेद चलता है। तो ये तो देश था, इतने बड़े देश था, इतना सारे लोग रहते थे, अर्थव्यवस्था अलग अलग थी, वहां पे जनसंख्या अलग अलग थी, लोग अलग अलग तरह के थे, संस्कृति अलग अलग रही होगी। तो ये सब क्या है, वो दूरियां खत्म करना, जिसके कारण यूरोप पूरी तरह से बटा बटा दिख रहा था, ताकि क्या हो, दूरियां जब खत्म होगी, सब एक साथ मिलेंगे, तब क्या होगा, विकास और भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। यूरोपीय प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए अनुकूल भूमिका निभाना, यह संगठन बेहतर तरीके से चल सके, इसके लिए क्या है, अनुकूल तरीका आएगा, अनुकूल माहौल तैयार करना होगा। नहीं तो ऐसा हो, पता चला ये कहेगा ना हम उत्तर देने मुंह करेंगे, ये कहेगा ना हम पश्चिम देने मुंह करेंगे, तो दोनों में झूठ मूठ में टेंशन खड़ा हो जाएगा।
तो एक ऐसा रास्ता तैयार करना जिसमें सबको लगे कि नहीं यही मुद्दा सही है, आपसे बैठ के फाइनल डिसीजन लेना, ताकि क्या हो, समुदाय या संगठन बेहतर तरीके से चल सके। नेक्स्ट है आपका यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, गान है, स्थापना दिवस है। देखिए 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई और जो आज तक है, और ये बहुत ही ज्यादा बेहतर स्थिति में अभी भी मौजूद है। हमें अमेरिका को पूरे तरह से समझिए टक्कर देने के लिए इकलौता समझिए तो संगठन एक यही है। ये खास क्यों है? तो इसका अपना एक झंडा है, गान है, स्थापना दिवस है। यूरोपीय देशों की अपनी मुद्रा है यूरो, जिसको लगभग 15 देशों में लागू किया गया, लेकिन सभी देश इसमें शामिल नहीं होना चाहते। एक दो देश हैं जो विरोध करते हैं। यूरोपीय संघ में निरंतर नए सदस्यों का समावेश होता रहता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यूरोपीय संघ कितना प्रभावशाली है। जब संगठन बेहतर तरीके से नहीं चले तो बाकी देश भी उसको इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन जब संगठन अपना बहुत अच्छे बेहतर तरीके से चलने लगे, उसका स्थिति दुनिया को दिखे कि ये कितना बेहतर तरीके से हो रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी हो रही है, इससे जुड़ने के बाद देशों को कितना फायदा पहुंच रहा है, ये सब देख के बाकी देश भी क्या होते हैं, धीरे धीरे उससे जुड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये बताता है कि कोई भी संस्थान कितना बेहतर है। इसके पास परमाणु हथियार है, इसके पास यूरोपीय संघ के पास, तो यूरोपीय संघ के पास परमाणु हथियार कैसे? क्योंकि फ्रांस उसका एक सदस्य है और फ्रांस के पास परमाणु हथियार है, और यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना भी है। 15 देश शामिल हैं सर, तो 15 देश में अभी क्या होगा, सेना तो होगा ही। सबका छोटा छोटा भी मिला के अगर जोड़ा जाए तो कितना बड़ा सेना हो जाएगा। तो ये क्या है, बहुत बेहतर संस्थान बनकर शामिल भी हुआ। एक चीज और, 2003 में क्या हुआ, यूरोपीय संघ अपना एक नया संविधान बनाना चाहता था ताकि सभी देश उसको क्या करें, माने। लेकिन दिक्कत थोड़ा सा तो हो ही जाता है हर जगह, क्योंकि विचार अलग अलग हैं। तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, सफल नहीं रहा। वही लिखा हुआ, यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें असफल रहा। फिर है नेक्स्ट, यूरोपीय संघ के सदस्य देश। तो सर यूरोपीय संघ के पुराने सदस्य देश लिस्ट दिया हुआ है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन या स्पेन। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन क्या किया, ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह करा अपने देश में, जिसमें लगभग आधे से ज्यादा लोगों ने बहुमत दिया, वोट दिया कि हमें यूरोपीय संघ छोड़ देना चाहिए। तो वे क्या किए, जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय लिया, जिसे क्या ब्रेक्जिट कहा गया। अब वह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। जनवरी 2020 में यह यूरोपीय संघ से अलग हो गया। अब यह क्या, यह पुराने सदस्यों में से एक था जब उसकी स्थापना हो रही थी, लेकिन कुछ मतभेद दे रहे होंगे या कुछ कारण रहा होगा, तो 2016 में ये जनमत संग्रह करवाया कि इसमें हम लोग को शामिल रहना है कि नहीं। तो वहां पे उनके आम जनता ने आधे से ज्यादा बहुमत में ये वोट किया कि नहीं, हम लोग को इससे निकल जाना चाहिए। तो वे क्या किए, 2020 में इस संस्था से पूरी तरह से अलग हो गए। फिर उसके बाद समय समय पे यूरोपीय देश में बहुत सारे देश जुड़ते चले गए, और अभी वर्तमान समय में टोटल 27 देश इसमें जुड़े हुए हैं। 27 सदस्य देश हैं यूरोपीय संघ के। देखिए फोटो सबका अपना अपना दिया हुआ, और ये जो आपका झंडा दिया हुआ, ये यूरोपीय संघ का झंडा है। यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य, तो सर यूरोपीय संघ का हर संगठन का कुछ ना कुछ एक खास उद्देश्य होता है। इसका भी कुछ था। क्या था, तो इसका सबसे बड़ा खास उद्देश्य था एक समान विदेश और सुरक्षा नीति। जब 27 देश शामिल हुए हैं और सबका अगर एक समान विदेश नीति रहेगा, सुरक्षा नीति रहेगा, तो समझिए कितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा ये। और ये हो रहा है, आज भी होता है। आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग, जितना भी इंटरनल मैटर है या कुछ भी हो रहा है, जैसे एक देश का कोई दुश्मन दूसरे देश में भाग गया, या फिर तो दूसरे देश के कारण हमें कुछ नुकसान पहुंच रहा है, तो ये सब क्या, बैठ के आपसी सहयोग से उसको खत्म करने की कोशिश किया जाना। और एक समान मुद्रा का चलन, यूरोपीय संघ में यूरो मुद्रा का बहुत ज्यादा जोर दिया गया, कारण पूरे दुनिया में आज भी डॉलर का सबसे ज्यादा प्रभुत्व दिखा जाता है। एक छत्र राज अभी डॉलर का ही है, उसका अभी तक फिलहाल कोई तोड़ नहीं है। बीच में थोड़ा सा भारत कोशिश कर रहा था कि अपने पड़ोसी देशों के साथ हम डॉलर में व्यापार ना करके अपना एक अलग करेंसी इजाद करें, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर वीजा मुक्त आवागमन, जैसे भारत से अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं तो आराम से बिना वीजा के घूमने जा सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ संधियां होती है दो देशों के बीच में, आपसी समझौता। तो यहाँ पे 27 देश हैं, उनके बीच में आपसी समझौता है कि एक देश का व्यक्ति बिना वीजा का दूसरे देश में जा सकता है। ये सब यहाँ पे किया गया है। फिर यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या है, तो यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर एक राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया।
शुरुआत में जब इसका गठन किया गया तो इसका मेन मुद्दा था कि जितने सदस्य देश इसमें शामिल होंगे उसका क्या है, आपसी सहयोग से उनकी व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल सके, मतलब बेहतर तरीके से अपना परफॉर्म कर सके। ये सबसे मेन मुद्दा था। लेकिन धीरे धीरे क्या है, जब ये सक्सेसफुल होने लगा तो आर्थिक सहयोग से धीरे धीरे राजनीतिक में भी बदल गया। अब ये राजनीतिक संस्था बन गया। अब क्या है, इनका अपना एक विचार अलग है। यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा। जब इसमें 27 देश शामिल हैं, सबका अपना अपना विचार ना हो, कि एकजुट एक मुक्त विचार हो, तो क्या होगा, एक विशाल राष्ट्र की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। इसका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस है और अपनी एक मुद्रा है, जो बाकी किसी संस्थाओं का नहीं है। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति अपना ली है। हुआ क्या है, जैसे अगर मान लीजिए फ्रांस का किसी दूसरे देश के साथ अच्छा व्यवहार नहीं जा रहा है तो बाकी देश भी उसका सहयोग करेंगे, कारण समझेंगे और सब मिलके सहयोग करते हैं। इसके कारण क्या होता है, कभी ना कभी देखिएगा अमेरिका खूब खुन्नस खाल बैठल रहता है। कारण अभी देखिए, एक होता है ना कि कुछ कुछ थोड़ा पगलाल देश रहता है, मतलब औठा। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप भी वही तरह के हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पचाने अचानक सुरसुरी चढ़ता है, कुछ ना कुछ नौटंकी करते रहते हैं। तो यहाँ वो नौटंकी क्या किए हैं, ईरान पे हमला कर दिया। उसका कहना था नहीं, हार्मुज वाला जो जलसंधि है, जो नहर है, उस पर अमेरिका का कब्जा रहेगा, ईरान उस पर कब्जा करके बैठा रहता है, उसमें बड़ा दिक्कत होता है। अब वो क्या कर दिया, हमला कर दिया। इसको लगा कि हम हमला करेंगे तो नाटो हमारी सहायता करेगा, जितने भी यूरोपीय देश हैं वो हमारी सहायता करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। यूरोपीय देश जो थे वो बोले कि इसमें हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हम इस युद्ध को जब जीत ही नहीं सकते हैं, इसमें बेवजह काहे फंसे और हमको नुकसान ही नहीं है। लेकिन अमेरिका नहीं माना, इस युद्ध में शामिल हो गया और इस युद्ध में शामिल होकर क्या किया, पूरी तरह से ईरान के साथ फंस गया। अब ईरान के साथ ऐसा उसका हाल हो गया, सांप और छुछंदर जैसा, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। और जितने यूरोपीय देश हैं या बाकी देश हैं वो अमेरिका का फुल्ली तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक देश है जो खुलेआम सपोर्ट कर रहा है, इजराइल। लेकिन अब अमेरिका इजराइल का भी साथ छोड़ने को सोच रहा है। अमेरिका हर समय ब्लेम करते रहता है कि इजराइल तो कब का बर्बाद हो गया रहता, हम हैं जब पहाड़ नियर बन के खड़ा हैं, और इजराइल है कि सीधा चूहा बन जाता है कि तोड़ी सन पहाड़ को कितना खा खा के हम निपटा दिए हैं। ठीक है, यहाँ चलेंगे तो अपने हिसाब से चलेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। तो इसलिए अब क्या है, अमेरिका और इजराइल में थोड़ा सा बंटन गया है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आया था कि अमेरिका बोल दिया कि अगर हम लोग नहीं रहते हैं तो इजराइल का हालत खराब हो जाता, तो इकलौता देश हम ही हैं जो इजराइल का सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग के साथ बेहतर तरीके से व्यवहार कीजिए, हम लोग को दुश्मन नहीं समझिए। अब इजराइल को थोड़ा गुस्सा चढ़ गया, क्योंकि एक बात तो मानना पड़ेगा, इजराइल है बड़ा खून कड़क देश, इसको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है उसके बारे में। अगर इसको लगता है गलत है तो गलत है, चाहे इसके सामने अमेरिका ही काहे नहीं खड़ा हो, और ये उसका खासियत है। अब ये क्या किया, ईरान को बर्बाद करने में लगा था। कारण जब ये क्या फिलिस्तीन पे हमला किया था तो ईरान उसका फुल सपोर्ट कर रहा था, फिलिस्तीन का हमास। तो ये क्या किया, गाजा पट्टी पे, तो इजराइल उस पर खुन्नस था, तो ईरान पे हमला शुरू कर दिया। मौका मिल गया, अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गया। अब ले दोनों मिलकर धोना शुरू कर दिए। अब अमेरिका को लग रहा है कि नहीं, इसमें फायदा नहीं है, इसमें झूठों नुकसान सह रहे हैं, तो पीछे हटना चाह रहा है, बार बार चाहता है कि इजराइल उसका सपोर्ट करे, लेकिन इजराइल छोड़ भी नहीं कर रहा है, बोल नहीं हम तो पूरा धुन के मानेंगे। फिर है, हाँ एक चीज और, इजराइल इंडिया का बहुत बेहतर दोस्त रहा है। भारत का आज तक सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जिसपे इंडिया हमेशा खुल के सपोर्ट करता है, और इंडिया के लोग, पहला इजराइल, दूसरा पहला रूस, दूसरा इजराइल, ये 2 देश। अलग बात है आज परिस्थितियां ऐसी बन चुकी है कि रूस इजराइल को नहीं देखना पसंद करता है और इजराइल रूस को नहीं पसंद करता है, और इकलौता भारत ऐसा है जो दोनों के बीच में कड़ी बन के खड़ा है, दोनों को जोड़ने की कड़ी। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहां के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। देखिए ये फोटो, यह है उसका यूरोप का अपना झंडा। ठीक सर। फिर नेक्स्ट क्या है, यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक या विशेषताएं क्या है सर। तो 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पादन अमेरिका से भी ज्यादा था। ये धीरे धीरे इतना ज्यादा फेमस होना शुरू हो गया, इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, इसकी अर्थव्यवस्था इतनी बेहतर हो गई कि एक समय ऐसा आया 2005 में कि दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के खड़ी हो गई, अमेरिका को टक्कर दी थी। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है। हाँ सही भी है। 27 देश यूरो को समर्थन करते हैं। यूरोपीय संघ में यूरो का प्रचलन है, तो क्या होगा कि दोनों देश, जितने भी उसके सदस्य देश हैं, एक दूसरे के साथ यूरो में ट्रांजैक्शन करेंगे, बिजनेस करेंगे, और पूरी दुनिया में इसका प्रभुत्व ऐसा बढ़ने लगा कि अब धीरे धीरे क्या है, अमेरिका को और उसके क्या बोलते करेंसी डॉलर को ये खतरा मंडराने लगा कि कहीं ना कहीं एक छत्र जो राज हम कर रहे थे वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है।
आज वर्तमान समय में ऐसा हो चुका है कि अमेरिका का जो हिस्सेदारी था पूरी दुनिया के बिजनेस में, उससे भी ज्यादा इसका हो चुका है, लगभग 3 गुना ज्यादा। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पे दिखता है। एक तो इसका आर्थिक जो शक्ति है तो यूरोप पे दिखता ही है, अब इसका आर्थिक शक्ति जो है धीरे धीरे एशिया में भी दिख रहा है और अफ्रीका में भी दिख रहा है, और भी देश इसका लोहा मानना शुरू कर दिए हैं। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। जो विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है, एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। इसका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। मतलब ये फ्रांस जो है ये यूनाइटेड नेशन का एक सदस्य है, अस्थायी सदस्य, जिसे वीटो पावर मिला हुआ है। तो ये इस संगठन का सदस्य है, तो समझिए इसका पावर कितना ज्यादा बढ़ जाता है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है। अब क्या है, अमेरिका कोई भी डिसीजन लेना चाहता है तो उस पर क्या है, यूरोपीय संघ अड़ंगा डाल सकता है, सीधा कह देता है हमको ये पसंद नहीं है, हमको ये समझ नहीं आ रहा, हम इसे हटना चाहते हैं, आप विरोध नहीं कर सकते हैं। वीटो पावर का फायदा क्या है कि यूरोपीय संघ को कोई भी बात अगर अपना मनवाना रहे या अपना बात मुद्दा बताना रहे दुनिया को, तो यूनाइटेड नेशन बहुत बड़ा मंच उसको प्रदान करता है, जिसका बहुत बेहतर तरीके से फ्रांस इस्तेमाल करता है या कर सकता है। यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है। अभी पहले ही बताए थे कि यूरोपीय संघ परमाणु शक्ति संपन्न संगठन है। कैसे? क्योंकि फ्रांस के पास परमाणु बम है। यूरोपीय संघ की कमजोरी क्या है, तो इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है, जैसे इराक पर अमेरिका के हमले में। इसमें देखिए 27 देश अगर शामिल हैं तो सबका अपना अपना कुछ विचार होगा, हर बात पे सहमत हो पूरी तरह से ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो कुछ कुछ विदेश नीतियां ऐसी होती है जिसमें इतने सारे सदस्य देश हैं तो एक दूसरे के साथ मतभेद हो जाता है। जैसे एक बार हुआ था इराक के हमले पे, इराक के हमले पे अमेरिका क्या किया था, सीधा जाके कुवैत पे जब इराक कब्जा कर लिया था तो अमेरिका कुवैत को छुड़ाने के लिए लगभग 15 देशों के साथ मिलकर 66,000 सेना लेके इराक पे हमला कर दिया था। तो इसका विरोध यूरोपीय संघ किया था, यूरोपीय संघ के कुछ सदस्य लोग भी किए थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो उसको लगता है कि हम पे जबरदस्ती यूरो मुद्रा थोपा जा रहा है, तो इसीलिए कुछ कुछ क्या करते हैं, उसका विरोध भी करते हैं। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का विरोध भी किया है। अभी बताएं, हर जगह जरूरी नहीं हो सब कुछ सहमत भी हो। फिर है यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में भी थे। अब क्या, एक ही देश अगर 2-2, 3-3 संगठन में हो और अगर वे दोनों संगठन एक दूसरे के खिलाफ में हो तो देशों को दिक्कत होना शुरू हो जाता है कि हम किसका सपोर्ट करें और किसका विरोध करें। यहां भी होना शुरू हो गया। जैसे भी एक सबसे मस्त एग्जांपल ले सकते हैं आप टर्की का। टर्की मुस्लिमों का एक संगठन है, उसमें मुस्लिम समुदाय का, तो उसका भी सदस्य है और नाटो का भी सदस्य है। अब दिक्कत क्या है कि मुस्लिम संगठन में ईरान भी शामिल है और नाटो वाले ने उसको हराना चाहते हैं, नाटो में अमेरिका शामिल है, दोनों में मतभेद है। अगर नाटो कल हमला करना चाहता है इस्लामिक का संगठन, आपका इस्लामिक सदस्य देश ईरान पे, तो टर्की को दिक्कत हो जाएगा कि किसका सपोर्ट करे किसका नहीं। तो इसी तरह का कुछ ना कुछ टेंशन शुरू हो जाता है। और कुछ कारण रहे होंगे जिसके कारण ब्रिटेन क्या किया, यूरोपीय संघ से जून 2016 में जनमत संग्रह के द्वारा अलग हो गया। ठीक सर। नेक्स्ट है आपका आसियान। ये हम आपको अगले क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो चाहे कर सकते हैं, करिए, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर कुछ पसंद आए तो उसे कमेंट में बताएं और कुछ कमियां रह गई हो तो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।